हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय चौधरी और हम फिर से आ गए हैं अजय पांडे जी और अजय चौधरी आपके सामने नई वीडियो लेकर के। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्लॉट या फ्लैट में इन्वेस्ट करें या रेंट पे रहना है बेहतर। इन तीनों टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो अजय सर इस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाएंगे, बता पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके तमाम व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारी इस एजुकेशनल जो हमने सीरीज़ शुरू की है उसको उन्होंने इतना शानदार सपोर्ट दिया है। जी। और उनके इस सपोर्ट के कारण ही हमें वो जज्बा मिलता है कि हम उन्हें और नए से नए टॉपिक्स पे और भी बेहतर से बेहतर नॉलेज और अपडेट दे सकें। क्या बात है। तो प्लीज़ कंटिन्यू योर सपोर्ट और जी हम इसी तरीके से एक बढ़कर अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहेंगे। जी। तो सबसे पहले जो हम आज टॉपिक लेकर के आए हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर के आए हैं। और हम ये लेकर के आए हैं कि मतलब हम फ्लैट पे रहना सही रहेगा या फिर प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या फिर रेंट पे रहना सही रहेगा। तो सबसे पहले किस चीज़ पे आप बात करेंगे? अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट आज के डेट में हर कोई करता है। जी। छोटे से लेकर के बड़े हर तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है। मगर रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट हमेशा एक सेफ ऑप्शन माना जाता रहा है, ठीक है। क्योंकि इसने पीछे के वर्षों में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं आपके अपने इन्वेस्टर्स को। जी। तो रियल एस्टेट में तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। अब मैटर ये करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें। जी। क्या प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है, ओके। या आप बिल्डर्स फ्लोर या जो हम अपार्टमेंट फ्लैट्स कहते हैं उनमें इन्वेस्ट करना बेहतर है? दोनों में से कौन सा रियल एस्टेट का एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको बेहतर रिटर्न दे सके? क्योंकि सर दिल्ली में बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं जिनकी इनकम 20,000 से शुरू होते हुए 50,000 60,000 के आसपास तक की इनकम है। और हर व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा घर दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में होना चाहिए। अजय जी, सबसे पहले तो जिस आय वर्ग के बारे में आपने बोला, हाँ। जहाँ पे इनकम जो है वो 20,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये महीने या 80,000 रुपये महीने तक, जी। लाख से नीचे नीचे की इनकम ग्रुप को अगर हम देखें, हाँ। तो अगर ये ऐसे लोग अगर ये चाहते हैं कि हम अपना छत लें, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उन्हें फिर बैंक लोन लेना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। और मैं आपके व्यूवर्स को बता दूं कि जब आपकी आय ही कम है और उसमें आप एक ऐसी चीज़ लेने जा रहे हैं जो आपके लिए एसेट ना होकर के लायबिलिटी होने जा रही है, तो मेरी बात मान के चलें कि आज तो आपको फीता काटने में बहुत मज़ा आएगा जब आप अपना नया फ्लैट या नया अपार्टमेंट लेंगे। मगर जब उसकी किस्तों को भरने की और जब उससे आने वाले रिटर्न के बारे में आप सोचोगे तो आपके पसीने छूटने वाले हैं मित्रों। इसका मतलब जो हम फ्लैट में, जो हमारे जो व्यूअर्स फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब ठीक नहीं है। अजय जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है या आप अपने लिए एक लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। ओके। फ्लैट्स में सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि फ्लैट्स में अगर आप उसे बैंक लोन पे ले रहे हो तो आपको कंटिन्यूस उसकी ईएमआईज भरनी पड़ेंगी, इर्रेस्पेक्टिव कि क्या सिचुएशन आती है और आपके जॉब में कंटिन्यूएशन रहता है या नहीं रहता है, आपको वो किस्तें तो भरनी ही हैं। आप एक फ़्लैट लेते हैं या अपार्टमेंट में, चाहे तो वो बिल्डर्स फ्लोर में, उसकी मेंटेनेंस भी आपको करते रहनी पड़ेगी। वो एक कंटिन्यूअस डिमांड है उस फ्लैट की। जैसे हमारे आपके शरीर को एक मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ऐसे ही आपके फ्लैट्स को भी एक मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उस किस्तों के साथ साथ उस मेंटेनेंस के कॉस्ट को भी जोड़ के आपको चलना पड़ेगा, जो कि आपके लिए धीरे धीरे एक लायबिलिटी बनती चली जाती है। कारण सिर्फ एक ये है कि जैसे जैसे फ्लैट्स पुराने होते हैं उसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, जो कि आपके लिए बाद में एक सिरदर्द के रूप में सामने आ जाएगी। ओके। लेकिन सर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कोई फ्लैट लेता है तो सिक्योरिटी पर्पज से फ्लैट जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, अच्छा होता है। जहाँ पे हम प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं रहती। तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे? पॉइंट तो आपने बहुत बढ़िया रेज़ किया है अजय जी जी। कि जब आप एक अपार्टमेंट में फ़्लैट लेते हैं जी। तो आपको डबल लेयर, ट्रिपल लेयर और जाने कितने लेयर की सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया जाता है। जी। मगर एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं जी। तो फिर डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट करें। ओके। और साथ ही साथ ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं ये एक कॉस्ट देने पे आती है, तो उन फैसिलिटीज़ को आप ऑलरेडी पे कर रहे हो तब जाके आप अवेल कर रहे हो। तो अगर ऐसी ही फैसिलिटी अगर आपको किसी ऐसे सोसाइटी में मिले जहाँ पे आपको प्लॉट्स ऑफ़र किए जा रहे हों
और वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हों, जैसे गेटेड सोसाइटी हो वो, ठीक है। चौकीदारों की व्यवस्था हो, या आप एक RWA बना करके चौकीदारों को आप रख सकते हो, तो वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा अजय जी। ओके, इसका मतलब हम उस सोसाइटी के आसपास भी सिक्योरिटी की व्यवस्था इजीली कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। बिल्कुल अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपके व्यूवर्स को कि मैं क्यों कह रहा हूं कि फ्लैट्स जो हैं वो लायबिलिटी हो जाती हैं। जनरली हमारे जो व्यूवर्स हैं, जब वो फ्लैट्स लेते हैं, चाहे वो बिल्डर्स फ्लोर हो या अपार्टमेंट फ्लैट्स हों, तो 15 से 20 साल का लोन हम लेते हैं, टेन्योर जो हमारा होम लोन का होता है। ठीक है। अब इस कंडीशन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आप 6.5% से लेकर के 11 और 12% तक के जो बैंक्स जो हैं वो आपको होम लोन ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आप 15 या 20 साल चलाते हो तो लगभग 1.5 गुने से 2 गुने तक की भुगतान आप करते हो उस 20 साल में। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। अगर आपने कोई फ्लैट 20 लाख का लिया है तो वो आपको 15 साल के बाद जा कर के वो 1.5 गुने से 2 गुने तक यानी 40 लाख तक का पड़ने वाला है। तो क्या 20 साल के बाद वो फ्लैट 40 लाख में भी बिकने की हैसियत रखेगी? बिल्कुल नहीं। एक तो पहले उसमें टूट फूट और उसके मेंटेनेंस को आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि 20 साल या 15 साल पूरे होने के बाद बिल्डर्स भी इतने तमाम नए नए ऑप्शंस लेके आ जाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए कि आपके पुराने फ्लैट्स की वैल्यू इतनी रह नहीं जाती है। जैसे कि पुराने कारों की स्थिति होती है, हमेशा घट के ही बिकते हैं, कभी भी कार की जो कीमत है वो बढ़ के नहीं बिकती। सेम यही स्थिति आपके फ्लैटों के साथ होती है कि वो फिर घट के ही बिकेगी। जो आपकी लागत आई है टोटल अगर आप जोड़ें, जो आपने कॉस्ट जितने आपने बिल्डर को पे किया था, प्लस आपने उसकी रजिस्ट्री कराई थी, अगर आपने उसमें कमीशन भी पे किया था, प्लस जो आप 15 या 20 साल जो किस्तों की इंटरेस्ट जो भर रहे हैं, इन सब को अगर आप जोड़ो तो आप कहीं ना कहीं भाई नुकसान में ही जा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में जो आपका सवाल था कि लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया प्लॉट है। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि हमने ऐसी जगह पे 500 रुपये गज लिया था जहां धूल उड़ा करती थी और आज वहां कदम रखने की जगह नहीं है। और आपके तमाम व्यूअर्स मेरे इस बात से सहमत होंगे कि प्लॉट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको रिटर्न दे करके ही जाती है। और उसका सादा सी सिंपल सा कैलकुलेशन है, और वो ये है कि प्लॉट्स जो हैं वो सीमित हैं और आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके। दूसरा सर, अभी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। वैसे तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई हैं। एक चीज़ और है, एक तो सर ये नए प्लॉट्स होते हैं, जैसे अब प्लॉट्स की बात कर रहे हैं आप कि अभी नई कटिंग हो रही है, नए प्लॉट्स मिल रहे हैं। एक होता है प्लॉट्स जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होता जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन आपका अजय जी। आप देखो कि अगर फ्लैट हैं हमारे, तो वो जैसे जैसे पुराने होंगे उसमें मेंटेनेंस भी लगेगी और उसके कॉस्ट इस हिसाब से बढ़ नहीं पाते। मगर प्लॉट के साथ उल्टा है। हाँ। ये जितना पुराना होगा उतना कॉस्टली होगा। और उसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि एक तो वहाँ अगर आपने ऐसी जगह अभी इन्वेस्टमेंट करा है प्लॉट में जहाँ पे आबादी नहीं थी, तो अगले 10 साल, 15 साल या 5 साल या 2 साल के समय अवधि में वहाँ पे आबादी आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। जब आबादी आती है तो फिर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ आते हैं। एग्जैक्टली। और जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ आते हैं तो वहाँ पे डिमांड और बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई तो उतनी ही है, तो फिर डेफिनेटली रेट्स जो हैं वो बढ़ेंगे ही, इंक्रीज होंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। अजय जी, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फ्लैट्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी आज भी बहुत है और फ्यूचर में भी बहुत रहेगी। क्योंकि एक के ऊपर आप 4 फ्लोर बनाओ, 10 फ्लोर बनाओ, 20 फ्लोर बनाओ या अब 30 फ्लोर बनाओ, तो एक ही जगह पे इतनी इन्वेंट्री आ जाती है। मगर प्लॉट जो है वो वही है, दूसरा प्लॉट फिर उसके बगल में ही मिलता है, उसके ऊपर तो मिलता नहीं है मित्रों। इसलिए ये इन्वेंट्री कभी नहीं बढ़ने वाली, ये हमेशा घटने ही वाली है। एग्जैक्टली सही बात है। अब बात करते हैं रेंट की। तो फिर रेंट पे फिर क्यों रहना चाहिए? एक कड़वी सच्चाई है मित्रों कि अगर हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जो भी हमारा टाउनशिप कॉलोनाइज़र जो डिमांड कर रहा है या आपको जो रेट पसंद आ रहा है उतने पे अगर चीज़ें हो पा रही हैं, तो फिर डेफिनेटली आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लॉट्स ले सकते हो। सर, जैसे अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते थे फ्लैट में क्योंकि वहाँ से तो रेंट आने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं अजय जी कहूँगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से फ्लैट खरीदता है,
कि उसे रेंटिंग वैल्यू मिलेगी और रेंट मिलेगा, तो ये मुझे तो सरासर बेवकूफ़ी नज़र आती है। अगर आप किसी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर रेंटिंग वैल्यू बहुत बढ़िया मिलती है और वहाँ पे आपके रिटर्न्स हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। मगर यदि आप कोई फ्लैट ले रहे हो और वो भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपका जो रिटर्न होता है, जैसे सपोज़ करो हम दिल्ली एनसीआर में कहीं भी अगर एक 30 लाख का फ्लैट खरीदते हैं, ठीक है, किसी अपार्टमेंट में आपने फ्लैट लिया 30 लाख रुपए का, ठीक है, बिल्डर ने आपको पोजीशन दे दिया, ठीक है, तो पहले दिन से ही आपको मेंटेनेंस देना ही देना है, चाहे आप वहाँ रहो ना रहो, आपका रेंटर वहाँ रहे या ना रहे। एग्जैक्टली, तो उस खर्चे को बचाने के लिए फिर आप उसको रेंट आउट करना चाहते हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अचानक ही ढेर सारी इन्वेंट्री मार्केट में आ जाती है जब ये बिल्डर्स जो हैं वो फ्लैट्स को आपको हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, तो 30 लाख का अगर आपका फ्लैट है, जो एवरेज मैं लेता हूँ, जो स्टार्टिंग रेंज है हमारे दिल्ली एनसीआर की, तो उसमें आपको रेंटिंग वैल्यू 6,000, 7,000 या 8,000, इससे ज़्यादा अगर 30 लाख के फ्लैट हैं तो रेंट आपको नहीं मिल पाते। जी, तो ये आप कहाँ आकर के टिक गए? आप वहीं आके टिक गए अगर आपका पूरे साल का, अगर मैं रेंटिंग वैल्यू जोड़ूँ 30 लाख के फ्लैट पे, अगर आप 7,000 रुपये के हिसाब से भी जोड़ो तो 84,000 का आपका टोटल रेंट आता है। जी, अब इस रेंट में आपने सोसाइटी के खर्चे भी देखने हैं, ठीक है, फ्लैट के खर्चे भी देखने हैं, ठीक है, और प्लस ये भी सोचना है कि जो 30 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, तो ले दे करके तो अजय जी आप ये समझो कि टोटल नील बटा सन्नाटा का ही मामला है। जी, तो इन्वेस्टमेंट तो बेटर ऐसी जगह पे है जैसे कि प्लॉट्स में करो आप, हाँ, जहाँ पे कल को कोई बढ़िया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आने वाली हो, आप देखोगे कि 2 से 3 साल के अंदर आपको 2 गुने से 3 गुने तक का रिटर्न अगर ना दे तो फिर आप मुझे बहना। जी। सर इसका मतलब ये है जैसे 30 लाख रुपए का फ्लैट वो ले रहा है, तो अगर वो ब्याज पे भी दे पैसे को, तो इजीली 2% का रिटर्न तो कहीं से भी मिल जाता है। बैंक में भी पैसा जमा करता है तो इजीली 2% का रिटर्न मिल जाता है। बहुत आराम से अजय जी, अगर कॉमर्शियल मार्केट की बात करें तो 2 से 3% का रिटर्न तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट पे मुझे तो यही समझ में आता है कि अगर आप अपने रहने के लिए एक बार को शायद ले भी सकते हो सिक्योरिटी मेजर्स को देख करके, फ्लैट्स या अपार्टमेंट को, मगर इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट्स तो कहीं से कहीं तक स्टैंड नहीं करते। ओके, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। हाँ, अगर आप सिक्योरिटी पर्पज से फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, फ्लैट लीजिएगा। लेकिन अगर आप प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं, यानी कि जड़ से कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर आप 30 लाख रुपए फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही 30 लाख रुपए प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यही 30 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो सर अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर व्यूअर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए वहाँ पर, तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम अपने व्यूअर्स को इन्वेस्टमेंट करवाना चाहें? बिल्कुल, मैं वही बताना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई व्यूअर 30 लाख का एक फ्लैट ले रहा है और अगर वो उन पैसों को हमारे प्रोजेक्ट में लगाता है जहाँ पे हम उन्हें प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो 14,000 रुपये गज जो हमारा रेट है, इसके हिसाब से उन्हें बहुत ही बढ़िया एक 200 गज का प्लॉट मिल जाएगा और उसी 30 लाख में उनकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। ठीक है, और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा फ्रेंड्स जो कि हमारे प्रोजेक्ट के ठीक बगल से आपका अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे निकलने वाला है, जो कि आपका 1 से 1.5 साल के अंदर डिलीवर्ड हो जाएगा। प्लस अभी पीछे कुछ दिनों पहले ही तो नितिन गडकरी जी ने यह भी कह दिया है कि अब दिल्ली से लखनऊ की दूरी 3.5 घंटे की होने वाली है। तो वो प्रोजेक्ट भी तो आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल बगल से ही जाने वाला है। तो जब ये इस तरीके के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपके लैंड के इन्वेस्टमेंट को फिर 2 गुना 3 गुना नहीं मित्रों, कई गुने में बदल के आपको रिटर्न देता है। एग्जैक्टली। हाँ, हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जो रिव्यू वीडियो था, कपिल जी जिनके बाबूजी से हमने पूछा था कि शास्त्री नगर में उन्होंने जो प्लॉट खरीदा था वो एक बहुत ही सस्ते प्राइस में उन्होंने वहाँ पे प्लॉट खरीदा था, जो कि आज का जो रेट है उस ज़मीन का, शास्त्री नगर दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर जो रेट है अभी वो 1 से 1.5 लाख रुपए गज का रेट चल रहा है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट थी उनकी वो एक बेहतरीन और प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट थी, तब जा करके वो इतना हुआ। अगर यही इन्वेस्टमेंट फ्लैट में होती तो? अजय जी मैं तो यही कहना चाहूँगा उस दिन बाबूजी की क्लिपिंग देख करके कि अगर आपने जड़ में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा जमा हुआ है, और अगर आपने हवा में यानी किसी फ्लोर में इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे हवा में ही हैं मित्रों। प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे या जड़ से बने बनाए मकान में इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना या तो आप रेंट पर रह लीजिए
ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, 100% सही बात है ये। जी, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में प्लॉट मिले, तो प्लॉट लेने के लिए हमारे अजय पांडे सर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे। वहाँ पर आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी की, कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लॉट में करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी आपको अजय सर देंगे। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर? बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने व्यूज़ कंटिन्यू रखें, उनसे हमें बहुत ताकत मिलती है और हमें और बेहतर से बेहतर टॉपिक पे आपको अपडेट करने में मज़ा आता है। आपको अगर नया टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ और किस जगह की वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों तक भेजते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।